हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो दो मेजर फैक्टर्स के ऊपर रहेगी। एक तो रहने वाला है परिवर्तन राजयोग और दूसरा फैक्टर इस बात पर है कि कुछ ग्रहों का अगर 6, 8 और 12वें भाव में अगर उनकी मौजूदगी होती है तो वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने का प्रयास करने लगते हैं। तो पहले इस कंसेप्ट पे बात करते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि अगर 6, 8 अथवा 12वें भाव में बैठ जाए तो भी वो अच्छा फल कर सकते हैं। इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि कुछ ग्रह जो होते हैं वो देव प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ ग्रह जो होते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। मैं यहाँ पे राक्षसी प्रवृत्ति कह रहा हूँ, असुर प्रवृत्ति नहीं कह रहा। देखिए, कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ पर कि आपको शुभत्व प्राप्त होता है, जैसे कि लगन, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस। यहाँ तक की चीज़ों में हम बात करें तो ये सभी अपने आप में शुभ हैं। सिक्स्थ हाउस को हम उतना शुभ नहीं मानते। सेवन्थ हाउस जो होता है वो शुभ माना जाता है। एट्थ हाउस को हम शुभ नहीं मानते। नाइन्थ हाउस शुभ है। टेंथ हाउस फ्री विल होने के कारण मिक्स्ड रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। 11th हाउस में भी फ्री विल है, आप रिजल्ट्स ले सकते हो। 12वें भाव को हम लोग अच्छा नहीं मानते। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी शुभ ग्रह, अब शुभ ग्रह कौन से होंगे? शुभ ग्रह से अर्थ होगा वो ग्रह जो कि राक्षस प्रवृत्ति से दूर रहते हो। अब ऐसे कौन से ग्रह हैं? देखिए, शुक्र, शनि और बुध, इन तीन ग्रहों को कहीं ना कहीं हम राक्षसी प्रवृत्ति के साथ उत्पन्न मानते हैं। ठीक है, अब ये अलग मुद्दा है कि वो वैसे हैं या नहीं है, लेकिन उनका जो कार्य करने का तरीका है वो बाकी के ग्रहों से अलग हटके है। ठीक है, इस वजह से यदि आप लोगों की कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में या फिफ्थ हाउस में शुक्र, शनि या बुध जैसे ग्रह मिलते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा समय के लिए सोचना जरूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तो हम ऐसी बातें करते हैं कि उस भाव का स्वामी भाव में बैठा है। ठीक है, भाव का स्वामी भाव में बैठना अपनी जगह उचित है, लेकिन एक लॉजिक ये लगा रहता है कि अगर कोई ऐसा ग्रह जो कि राक्षसी प्रवृत्ति लिए हुए है वो किसी शुभ भाव में जाके बैठेगा तो कहीं ना कहीं वो भाव को अपने असर से प्रभावित अवश्य करेंगे, ये मानना होता है। अब जैसे आपका छठा भाव है, छठे भाव के अंदर अगर हम बात करें तो वो बेसिकली किसको दर्शाता है? रोग को दर्शाता है। अब शनि जैसा ग्रह अगर छठे भाव में बैठे तो शनि का काम है रोग को, चोट को डिले करना, देरी से देना। ऐसे स्थिति में अगर शनि जैसा ग्रह आपके कुंडली में छठे भाव में बैठा है तो ये सबसे अच्छी स्थिति है शनि की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को देरी से करने लगेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको राशि और नक्षत्रों के प्रभाव को समझना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो नीच राशिस्थ होकर उस भाव को और प्रभावित करने लग जाए। ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हर एक चीज जो है ना ब्रेक सी है। यानी कि हम आपको 1 से लेकर 9 तक जोड़ना सिखा दें तो आपको कभी 9000 जोड़ना पड़ जाए तो आप उसे जोड़ सको, वैसे ही सब कुछ एक इंडिविजुअल ब्लॉक्स का है। शनि जैसा ग्रह छठे भाव के अंदर अगर राशि को भुला दें तो शनि जैसा ग्रह छठे भाव में बैठेगा। शनि का काम है दुख देना, तकलीफ देना, लेकिन देरी से देना। ऐसे स्थिति में हम कहेंगे अगर छठे भाव में शनि बैठा है, भाव को बहुत ज़्यादा खराब नहीं कर रहा, नीच राशि नहीं हो रहा है, नक्षत्र में कोई खराबी नहीं आ रही, तो वो आपके रोग को डिले करेंगे। दूसरी तरफ वो कारकत्व रखते हैं सर्विस का। ठीक है, तो सर्विस के भाव में बैठे हुए हैं, सर्विस की चीज़ों को कम से कम मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, देरियां उनमें भी होंगी। ठीक, इसी तरीके से अगर बुध की बात करें तो बुध जो है वो अगर अष्टम में बैठ जाए, बुध जैसे ग्रह अगर अष्टम में भी बैठ जाए तो वो शुभ होंगे। क्यों शुभ होंगे? वो इसलिए शुभ होंगे क्योंकि बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में सोचते रहना, खोजते रहना। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब कभी भी बुध बैठेंगे तो आगे पीछे कहीं ना कहीं सूर्य या शुक्र आ ही जाएंगे। ठीक है, बुध बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर है, अकेले चलते हो, रेयर ऑफ द रेयर है। ऐसी स्थिति में
कहीं ना कहीं बुध जैसे ग्रह जो कि बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट्स में से सेकंड नंबर पे आते हैं चंद्रमा के बाद, ऐसे स्थिति में अगर वो बैठते हैं 8वें भाव में, और 8वां भाव जो होता है वो होता है हमारे कॉमन सेंस का, और हमारी बुद्धि, हमारे बुध अगर वहाँ बैठ जाते हैं तो फिर वो हमें सपोर्ट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी एक प्रकार से राक्षसी फैमिलीज के कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, फ्रेंड्स हैं शनि और शुक्र के। इसीलिए जब ऐसे भाव के अंदर ऐसे ग्रह बैठते हैं तो अपने फलों में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बात की जाए 12वें भाव की। 12वें भाव में शुक्र क्योंकि भोग का कारक है, और भोग कब होगा? जब आप चीज़ों का व्यय करेंगे। 12वां भाव क्या है? व्यय का कारक है। तो 12वें भाव में जब शुक्र बैठेंगे तो व्यय होगा, व्यय होगा तो भोग होगा। इस वजह से शुक्र जैसे ग्रह अगर 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो वो उनके लिए और भी ज़्यादा भोग प्रवृत्ति को बढ़ा देगा। राशियों पे ध्यान जरूर देना होगा, नक्षत्रों पे ध्यान जरूर देना होगा, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण देते हैं। तो जब कभी भी वो किसी भी कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो बेवजह के दूसरे जेंडर के, दूसरे सेक्स के प्रति एक अलग ही उत्तेजना या फिर एक बहुत ज़्यादा लालसा देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। लेकिन अगर उस मैटर को एक तरफ रख दीजिए तो शुक्र का 12वें भाव में बैठना इस मामले में अच्छा है कि वो व्यय और भोग को पसंद करते हैं। वहां पे वो बैठेंगे तो वो खुश हैं। कुछ पर्टिकुलर राशियों में ही होता है, जब शनि की राशि में बैठते हैं तो चुनौतियां अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये तो पहली कंडीशन ध्यान रखनी है। आज के बाद अगर आपको कोई सा भी ग्रह शनि, बुध और शुक्र पहले भाव से लेकर 5वें तक या फिर 7वें, 9वें, 10वें, 11वें में भी दिखे तो थोड़ा सा इस बात से सतर्क रहिएगा। 7th हाउस फिर भी ओपन है क्योंकि वहाँ पे शुक्र की अपनी राशि आ जाती है, 7 नंबर की राशि, तो वहाँ पे शुक्र इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, लेकिन शनि की वजह से चीज़ों में देरी होना ये रहता है। बुध भी 7th हाउस में आएंगे, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चुनौती माननी पड़ेगी। नवम भाव के अंदर यहाँ पे वो ग्रह जो गुरु को सपोर्ट नहीं करते, वो ग्रह यहाँ पे नवम भाव में बैठे तो हम उसको अच्छा नहीं कह सकते। अब गुरु को कौन नहीं सपोर्ट करते? गुरु को सपोर्ट नहीं करते वो हैं राहु। तो इसीलिए जब कभी भी राहु जो हैं वो नवम भाव में आते हैं तो हम मानते हैं कि वो जो पूजा पाठ वाला साइड है, 9th हाउस का जो रिलीजियस वाला साइड है, राहु उसको कहीं ना कहीं पसंद नहीं करके डिस्ट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक है, इसलिए 9th हाउस में स्पेसिफिकली राहु, सेकंड नंबर पे अगर कोई डिस्टर्ब कर सकने की क्षमता रखते हैं तो वो हैं शुक्र। उनकी प्लेसमेंट वहाँ पे चुनौती देती है। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा खतरनाक तब होता है जब बुध किसी कुंडली के 9th हाउस में बैठ जाए। क्यों? क्योंकि नेचुरली 9th हाउस जो है वो गुरु का है, और बुध जो है वो एक बच्चों जैसा ग्रह है, और कोई भी जो शिष्य है, जो एक बच्चा है, वो गुरु की आशीर्वाद में इस तरीके से इतनी जल्दी नहीं रहना चाहता। बड़े होने के बाद उनको भले एक थॉट प्रोसेस आती है, लेकिन उस समय जो है आप जब देखोगे कि किसी को, आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जाओ, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कि टीचर्स को पसंद करते हैं। तो ऐसे स्थिति में स्पेसिफिकली जब बुध जैसे ग्रह नवम भाव में बैठते हैं तो वो अपने आप में एक चुनौती ज़्यादा महसूस करते हैं। अष्टम में वो बुध फिर भी ठीक थे, लेकिन नवम में गए तो क्या हो गया? नवम में जाने के बाद उनको लगता है कहाँ पढ़ने बिठा दिया। ऐसा बच्चा बहुत शार्प माइंडेड हो सकता है राशि के हिसाब से, लेकिन भाव के हिसाब से वो बुध जो है अपने आप को उतना फ्री नहीं महसूस कर पाते। ये बुध के साथ एक प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, अब बात करूँ ये कि ये जो कुंडली आपके सामने है, ये कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, इंडिया में रहे, इंडिया में रहने के समय उनके पास कुछ भी, कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जो उनको बहुत बड़ा बनाती हो। एक बार वो विदेश गए और उसके बाद आचार्य रजनीश जी ओशो के नाम से जाने गए। अब उनके प्रवचनों को सुन के बहुत से लोगों को बहुत सी अजीब-अजीब सी चीज़ें, ख़्याल आते हैं, सोचते हैं वो, मगर मैं आपकी कुंडली से समझा देता हूँ, ऐसा है कुछ नहीं। वो सिर्फ़ एक इंसान के मस्तिष्क की दूर तक देखने की क्षमता है। कैसे? इसको देखिएगा। ये जो लगन कुंडली है ये 2 नंबर से बन रही है, यानी कि वृषभ लगन की कुंडली है, टॉरस असेंडेंट। शुक्र का प्रभाव ही इस कुंडली में सबसे पहले होता है। आप अगर ध्यान देंगे तो कृष्ण जी का लगन भी 2 नंबर का था, इसलिए हम मानते हैं कि शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं है। और शुक्र का प्रभाव जब इंसान पे होता है तो वो सारे थॉट प्रोसेसेस नेचुरली माइंड में आते हैं। बट इसका ये अर्थ नहीं कि व्यक्ति जो है वो किसी गलत साइड पे चला जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी बात समझिए, इस कुंडली में जो लगन का एक्चुअल में नक्षत्र स्वामी है वो बन रहे हैं आपके चंद्रदेव। और चंद्रदेव जो हैं अगर वो बन रहे हैं और वो अष्टम में जा रहे हैं, तो अष्टम में जाने की वजह से जो उनका माइंड है, सबकॉन्शियस है, चंद्रमा, वो पूरी तरीके से खोज में 8वें घर में लगा हुआ है। 8वें घर में खोजेंगे और चंद्रमा जैसा ग्रह खोजेगा तो क्या मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल। चंद्रमा जैसा ग्रह 8वें घर में खोजने जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दुख, तकलीफ,
क्योंकि अंधकार में अगर चंद्रमा अपने प्रकाश से जाने की भी कोशिश करे तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चलता है, इसलिए चंद्रमा जब अष्टम में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। कुंडली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चंद्रमा का अष्टम में चला जाना, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति का मन व्याकुल होगा, बहुत बुरी तरीके से व्याकुल होगा। इस चीज़ को चंद्रमा किस तरीके से ठीक करेंगे? इस चीज़ को ठीक करेंगे गुरु के साथ राशि परिवर्तन करके, गुरु के साथ राशि परिवर्तन करके। अब देखिएगा, यही कुंडली है, मेरे ख्याल से उम्र के 40, 42, 50 साल तक व्यक्ति दर-दर की ठोकरें खाता है और फिर एक बार विदेश को छूता भर है और कितनी तेज़ी से ग्रोथ होती है, आज तक याद रखी जाती है। कारणों को समझते चलिए। पहली बात तो ये कि जो दिमाग के सोचने का ढंग है चंद्रमा, उसने योग किस-किस से बनाया? उसने योग बनाया है अपने आप में इस कुंडली में शनि से, उसने योग बनाया है मंगल से, उसने योग बनाया है शुक्र से और उसने योग बनाया है बुध के साथ। शुक्र, बुध और शनि, शुक्र, बुध और शनि, ये तीनों के तीनों जो हैं 6, 8, 12 में अच्छे से अपने आप को काम करा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल योग इस कुंडली में अगर बनता है तो वो होता है शनि और बुध का, ठीक है। पंचम भाव के स्वामी है बुध, उनका अष्टम में आना, बुद्धि का अष्टम में चीज़ों को खोजना काम करेगा बुध के दम पर, ना कि चंद्रमा के दम पर। शुक्र के साथ बुध की युति है, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ साथ फिफ्थ हाउस लॉर्ड का संबंध है, सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ साथ आपके कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस लॉर्ड का संबंध है। इसी तरीके से सिक्स्थ हाउस लॉर्ड के साथ भी ये संबंध बन रहा है। शनि की प्लेसमेंट को देख लीजिए, शनि इस कुंडली में सर्वदा योग कारक है, सर्वदा योग कारक, और उन्होंने सभी के साथ एक कॉम्बिनेशन बिठा लिया। अब देखिए मंगल जो कि 12वें भाव से आते हैं और 12वां भाव जो होता है वो बाहर की दुनिया के बारे में एक अलग सोच रखने की क्षमता रखता है, वो भी इन्वॉल्व है। ये सभी ग्रहों का प्रभाव, शनि के कारण दुख का, मंगल के कारण पैशन का, बुध के कारण बुद्धि का, शुक्र के कारण एक कलात्मक कैपेसिटी का, जो बातों को वो करते हैं वो एक कलात्मक वे में उसको एक्सप्लेन करते हैं, और इन सब के ऊपर प्रभाव है अष्टम भाव का। जिंदगी में जिसके पास अष्टम भाव की ताकत होती है उसका पोटेंशियल बहुत ही डेप्थ तक होता है, क्योंकि रिसर्च है ये, रिसर्च। रूढ़िवादिता को तोड़ता कौन है? वो साइंटिस्ट्स जो कि चली आ रही चीज़ों में से कुछ नया निकाल के देते हैं, वो चले आ रही चीज़ों को तोड़ते हैं। एक रूढ़िवादिता है कि ये ऐसे ही हो सकता है, कोई साइंटिस्ट जब उसमें कुछ नया प्रूव कर लेता है तब जाके कुछ नई चीज़ें निकलती हैं। तो अष्टम भाव इसमें बहुत पावरफुल भाव होता है, यहाँ पे यही चीज़ हो रही थी। और यहाँ पे अष्टमेश गुरु का किसके साथ परिवर्तन है? थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ परिवर्तन है, चंद्रमा और गुरु के बीच का परिवर्तन है, चंद्रमा और गुरु के बीच का परिवर्तन। समझिएगा, गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव का मतलब होता है साहस और पराक्रम। तो व्यक्ति का साहस और पराक्रम, साथ ही साथ अष्टम भाव किस चीज़ को लेकर साहस और पराक्रम? खोज करने को, किसी भी तरीके की खोज, रिसर्च को करने को आतुर हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं चंद्रमा और गुरु के बीच में एक संबंध बन रहा है, और हम जानते हैं कि गुरु और चंद्रमा के बीच में जब केंद्रीय प्रभाव को लेकर हम संबंध बनाते थे तो हम उसे गज केसरी कहते थे, गज केसरी। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम गज केसरी भले नहीं कहेंगे, लेकिन गुरु और चंद्रमा के बीच में एक संबंध है, मन का, मस्तिष्क का एक संबंध है ज्ञान के साथ। व्यक्ति अष्टम में एक ज्ञान को खोजता है अपने साहस और पराक्रम से। फिर से समझिए, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, एट्थ हाउस रहस्य, जिंदगी के रहस्य, गुरु जीव तत्व, जीव तत्व की चीजों को लेकर व्यक्ति ने बहुत सारे उपदेश दिए हैं। उपदेश क्यों? ज्यादातर ग्रह जो हैं वो अपनी दृष्टियां दिखेंगे तो सेकंड हाउस के ऊपर डालेंगे, सेकंड हाउस के ऊपर जब दृष्टि पड़ती है ग्रहों की तो आपकी वाणी आपको आगे बढ़ने का सहारा देती है। 10th हाउस के स्वामी जो शनि है वहां पे भी एयर एलिमेंट की राशि है, वायु तत्व की राशि है। जब हम बोल रहे हैं तो हमारी वायु के द्वारा हमारी ध्वनियां फैलती हैं, इस काम के द्वारा उन्होंने एक सक्सेस को हासिल किया। तो यहाँ पे जो परिवर्तन योग के ऊपर मैं चर्चा करना चाह रहा था उसको समझ लीजिए। जब भी किसी कुंडली के अंदर परिवर्तन योग होगा तो ये ध्यान रखना होगा कि उन ग्रहों के कारकत्व क्या हैं, वो कारकत्वों के साथ ही वो दो ग्रह बलवान होंगे और उनके साथ ही वो अपने रिजल्ट्स को करेंगे। गुरु ज्ञान का कारक है, उच्च राशिस्थ भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा जो है वो मन का भी कारक है, वो हमारे मस्तिष्क का भी कारक है, एक एंजॉयमेंट का भी कारक है। इसीलिए व्यक्ति उन बातों को करते हुए अपने आप को एंजॉयड फील करते थे। और साथ ही साथ साहस और पराक्रम, थर्ड हाउस का एट्थ हाउस के साथ परिवर्तन है। ये एक्सचेंज योग एक नेगेटिव फॉर्म में भी लिया जाता है। क्यों? जब कंसेप्ट आता है भावात भावम,
भावात भावम यानी अपने से लगन से जितनी दूरी है उस भाव से दूसरे भाव की दूरी उतनी हो। तो अष्टम से अष्टम है दोनों, अष्टम से अष्टम। ऐसे में जैसे ही किसी एक की मृत्यु होगी तो उसके अंदर फैमिली में कई सारे लोग चल बसेंगे, ऐसा माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, एक इतना बड़ा इमेज, एक इतनी बड़ी जो उन्होंने अपनी संस्थाओं को क्रिएट किया, उनके एक के चले जाने के बाद काफ़ी लोगों को एक सेटबैक सा महसूस हुआ, क्योंकि उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट सेटबैक जो महसूस हुआ, वो फॉर्मेशन वहाँ पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं भावात भावम के पॉइंट से देखें तो थर्ड हाउस और एट्थ हाउस में एक्सचेंज अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सचेंज कहीं का भी हो, अगर उन पर्टिकुलर हाउसेस की एनर्जी, उन ग्रहों की एनर्जीज को सिंक्रोनाइज कर लिया आपने अपनी जिंदगी में, तो फिर आप बहुत ही अच्छे सक्सेस में आओगे। इन व्यक्ति ने भी पहले बहुत दर दर की ठोकरें खाई। देखिए यहाँ पे राहु जो है, उनकी प्लेसमेंट है 11th हाउस में। राहु विदेश को कनेक्ट करते हैं। व्यक्ति ने जैसे ही विदेश को टच किया, वैसे ही उनको बहुत ही ट्रेमेंडस सक्सेस देखने को मिली। पंचम में केतु हैं। केतु हर तरह का ज्ञान दे सकते हैं और बुध की राशि में बैठकर बुध के साथ संबंध बना रहे हैं, इसलिए वो भी काफ़ी पावरफुल प्लेसमेंट में है गहराइयों को खोजने के लिए। इस वजह से व्यक्ति ने अपने लाइफ में एक ऊंचाई को हासिल किया। तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 बातें आप समझे होंगे। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि ऐसा नहीं है कि देखिए केंद्र के ग्रह 6 में, 8 में, 12 में चले गए तो आदमी आत्महत्या ही कर ले। अगर वो अपनी ज़िंदगी में उन भावों के साथ, जिन भावों में उसको ताकत दी है, उसको लेके अगर वो चलता है, तो आपको आपकी ज़िंदगी ने वो ताकत दी है। अगर आप उसको इस्तेमाल सही तरीके से कर लेते हैं, आप बहुत अच्छा राइज़ करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके ग्रह 6, 8 और 12 में बैठे। उन भावों की जो एनर्जी है, उन एनर्जीज़ को लेकर आप दूसरों के प्रति अपना कार्य को शुरू करें, क्योंकि एक ही बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली सिर्फ एक बात को बताती है कि आपको किस तरह की एनर्जी के साथ भेजा गया है। अगर आप उस एनर्जी के साथ बाहर काम नहीं करोगे, तो आपके घर के अंदर ही किसी को ऐसे भेज देंगे कि उसके ऊपर फिर आपसे कर्म कराएंगे, क्योंकि कर्म तो होगा। अगर आप अपने फ्री विल से जाके खुशी खुशी किसी और जगह पे कर लोगे, तो आपके घर में वो परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप किसी और जगह पे वो कर्म नहीं कर रहे, तो वो परेशानी, उस कर्म को कराने के लिए आपके घर खुद दावत दे के चली आएगी। ये सबसे मेजर चीज़ है। इसलिए कोई भी लगन के स्वामी हो, 10th का स्वामी हो, 8th का स्वामी हो, 7th का स्वामी हो, कहीं भी बैठा हो, आप उन हाउसेस की एनर्जीज के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करिए। एक ही कंसेप्ट बार बार कहता हूँ, एक होता है शरीर जिसके को आप नहा धो के साफ रखते हो, एक होती है आत्मा। आत्मा को भी उतना ही खुश रहने का हक है और अधिकार है जितना कि शरीर को आप रखते हो। जितना आपका बाहर की दुनिया के प्रति आपका कॉन्शियस माइंड है, उतना ही आपके अंदर के प्रति, आपकी आत्मा के प्रति आपका एक फर्ज होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है, तो व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती। वही लोग जिंदगी में परेशान है जो अपने अंदर की ऊर्जा और अपने बाहर की ऊर्जा के बीच में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे। जिस दिन आप अपने अंदर की ऊर्जा को अपने बाहर की ऊर्जा के बराबर ले आएंगे, बैलेंस कर देंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपको बाकी सारी परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके अंदर की ऊर्जा उनसे आपको बाहर निकाल ले आएगी। धन्यवाद।